संस्कृति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वह है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के खंड को किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे उसकी तैयारी की जाए, प्रश्नों को कैसे समझा जाए, हल करने का तरीका क्या हो, स्रोत उसके क्या हो सकते हैं पढ़ने के, ऐसी बहुत सारी बातें उसमें शामिल होंगी। प्रारंभिक परीक्षा जो सिविल सेवा की होती है, उसमें जो परीक्षण किया जाता है परीक्षक द्वारा, वह आपके निर्णय के कौशल की जांच भी करता है। वह आपके रिफ्लेक्स का भी परीक्षण करता है कि कम से कम समय में आप किसी चीज़ को कैसे समझते हैं और कैसे अपनी सोच से अपना निर्णय ले पाते हैं। यह उद्देश्य है उस परीक्षा में जो परीक्षक ने सामने रखा है हमारे। अब इसको ध्यान में अगर रखते हैं तो यह होता है कि प्रश्न सरल हो या कठिन हो, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि प्रश्न हम जैसा भी पूछें, चाहे वो तथ्य से संबंधित है या संकल्पना से संबंधित है या विश्लेषण आधारित है या समझ से संबंधित है, उसका उद्देश्य वही होता है कि क्या हमारी समझ ऐसी है कि हम कम से कम समय में उसको उभार कर अपने आप को मानसिक रूप से संगठित करके हम उस प्रश्न को समझ पा रहे हैं और हम उसका हल कैसे कर रहे हैं। सामान्य भाषा में अगर ऐसे कहा जाए कि जब भी कोई प्रश्न है, वह प्रश्न एक समस्या होती है और जो उसका उत्तर होता है वह उसका समाधान होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य यह है कि क्या आप समस्या समाधान की तकनीक समझते हैं। जब समस्या का समाधान कोई व्यक्ति करता है तो वह निर्णय कौशल उसका उत्कृष्ट है, ऐसा माना जा सकता है। क्यों? चूंकि निर्णयन वास्तविक रूप में समस्या समाधान की ही पद्धति है। हम निर्णय तभी लेते हैं जब या तो कोई समस्या हमारे सामने होती है या समस्या आने वाली होती है। तो जो सामने है उसका तो समाधान हो गया और जो आने वाली है उसको हम रोक सकते हैं आज ही। या जो अवधारणा है निर्णयन और समस्या समाधान की, इसी को जब हम किसी का परीक्षण करेंगे इसके संदर्भ में, तो हम उसके सामने प्रश्नों की सूची रखेंगे और विकल्प देंगे और यह कहेंगे कि जो सर्वोत्तम विकल्प है उसका चुनाव कीजिए। चूंकि निर्णयन की जब परिभाषा दी जाएगी तो वह यही होगी कि दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करने वाली प्रक्रिया को ही निर्णयन कहते हैं। इसका अर्थ है कि प्रारंभिक परीक्षा में निर्णयन का परीक्षण या निर्णयन के कौशल या उसकी क्षमता का परीक्षण होना है। सभी विषयों में मोर और लेस यही बात होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां यह समझनी है कि हमारे पाठ्यक्रम में विषय तो बहुत सारे हैं, तो क्या सभी विषयों की रणनीति एक ही होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए। कोई भी विषय उठा लें, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, विज्ञान हो, समसामयिकी हो, पर्यावरण हो, सभी विषय अपने आप में विशिष्ट हैं। सभी विषय अपनी तकनीकी शब्दावली पर आधारित हैं। सभी विषयों की समझ विकसित करने की पद्धति अलग है। सभी विषयों में प्रश्न पूछने की पद्धति अलग है। प्रश्नों की प्रवृत्तियां अलग हैं। प्रश्नों का खंड अलग है। तो बहुत स्वाभाविक है कि पढ़ाई की जो रणनीति है वह भी विशिष्ट ही होनी चाहिए, विषय विशिष्ट होनी चाहिए। अगर हम एक ही विषय की रणनीति लेकर सारे विषयों की तैयारी करेंगे तो हमारी पकड़ सभी विषयों पर समान रूप से नहीं होगी
और हम उलझ जाएंगे कि यह रणनीति वहाँ फिट बैठ रही है लेकिन यहाँ नहीं बैठ रही। कारण वही जो अभी मैंने बताया कि विषय की विशिष्टता जो है उसकी समझ अवश्य होनी चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोग राज व्यवस्था को पढ़ने, उसके प्रश्नों को ढूंढने, जो आए हुए प्रश्न हैं उन पर चर्चा करने और नए प्रश्नों तक पहुंचने की क्षमता कैसे विकसित करें, कैसे अपने आप को उसमें सफल बनाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। इसके साथ साथ एक और बात मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि परीक्षा की रणनीति और दृष्टिकोण, स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच, बड़ा ही चर्चित शब्द है। यह दोनों बड़े ही चर्चित शब्द हैं। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से रणनीति पर, दृष्टिकोण पर चर्चा करता है। मेरा मानना यह है, या कहें कि वास्तविकता भी है यह, जिसने मुझे मानने पर विवश किया है कि रणनीति किसने बनाई है? संघ लोक सेवा आयोग ने, या मैंने, या आपने? रणनीतिकार कौन है और क्यों वह रणनीति बनाई गई है? उसका जो अपना उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उसने एक रोड मैप बनाया है। जो उस रोड मैप को फॉलो करता है उसकी सफलता सरल होती है और उसकी सफलता संदिग्ध नहीं होती, ऐसा कहा जा सकता है। रणनीतिकार ने अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपसे कुछ डिमांड्स की हैं, उसकी अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की समझ अगर हमारे अंदर हो जाए तो हम उस रणनीति को भी समझ सकते हैं और हम उस रोड मैप के सहारे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से प्रत्येक विषय की अपनी खास रणनीति है, प्रत्येक विषय की अपनी आवश्यकताएं हैं, तो प्रत्येक विषय को अपने तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है। हम आमतौर पर करते ये हैं, या इसको बताने के पहले मैं यह बता दूं कि कई बार ऐसा होता है, कई उदाहरण आपने भी देखे होंगे कि हमने तैयारी बहुत की है, बहुत पढ़ा है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी है, बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है, फिर भी प्रारंभिक परीक्षा में हमारा आत्मविश्वास नहीं होता। कारण उसका एक बहुत बड़ा यह है कि रणनीति तो हमने देखी, हमने पाठ्यक्रम देखा, हमने उसकी आवश्यकताओं को भी समझा बहुत हद तक, लेकिन पढ़ा हमने अपने तरीके से, अपनी सुविधा के अनुसार। अगर मुझे लगा कि संसद वाले खंड से प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, मान लें, या निर्वाचन से प्रश्न आते हैं या मूल अधिकार से प्रश्न आते हैं, तो हमने यह तय कर लिया कि मूल अधिकार, संसद और निर्वाचन, ये 3 महत्वपूर्ण खंड हैं उसके, जहां से प्रश्न आएंगे। जब हम संसद को पढ़ने बैठेंगे, जब हम मूल अधिकार को पढ़ने बैठेंगे, तो हम यह देखते हैं आमतौर पर कि मुझे कौन सी चीज समझ में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। एक आम अवधारणा यह होती है कि जो व्यक्ति का मनोविज्ञान होता है, ऐसा बहुत हद तक व्यक्ति का मनोविज्ञान होता है ऐसा, कि जो मुझे सरल लगता है वही महत्वपूर्ण है, जिसमें मुझे समझ में किसी चीज को लाने में समस्या हो रही है वो महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसा एक आम मनोविज्ञान है हमारा। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार से अपनी पढ़ाई करने लगते हैं, जो परीक्षक के उद्देश्य या परीक्षक की आवश्यकता और हमारी समझ के बीच एक बड़ी खाई पैदा करता है, और वही खाई हमारी सफलता को संदिग्ध बनाता है। ये जो हमारी पृष्ठभूमि है, इसी पृष्ठभूमि के तहत मुझे आपसे आज बात करनी है कि आप उस रणनीति तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे आप उस रोड मैप को समझेंगे। नया रोड मैप नहीं बनाएंगे, उस रोड मैप को कैसे समझेंगे, कैसे इस विषय, खास तौर से राज व्यवस्था को लेकर अगर कोई भ्रम है वो भ्रम कैसे दूर करेंगे,
प्रश्नों की प्रवृत्तियों पर गौर करेंगे। इस तरह की बातें हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आज की कक्षा के अंदर जो हमारा एजेंडा है, हमारा क्या करना है, हमें तो हमें सबसे पहले जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसका अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है। दूसरा कि पाठ्यक्रम के कितने अवयव हैं, उसको कैसे समझा जाएगा, पाठ्यक्रम जो दिया है कमीशन ने उसको कैसे समझेंगे, उसके उद्देश्य कौन से हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, ढूंढने की कोशिश करेंगे उसमें कि अगर उसने पंचायती राज रखा है तो पंचायती राज पाठ्यक्रम में रखने के पीछे उद्देश्य क्या था और उसकी आवश्यकता क्या थी। फिर तैयारी का स्रोत क्या है, कहां से पढ़ा जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मटेरियल तो बहुत सारे हैं, आपको चयन करना है कौन सा मटेरियल। इसके बाद है कि तैयारी की एक चरणबद्ध रणनीति क्या है, एक के बाद एक हम आगे कैसे बढ़ेंगे अपना मूल्यांकन करते हुए, और अध्ययन का दृष्टिकोण क्या रखेंगे। एक दृष्टिकोण होता है जिसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह आती है अवलोकन की, ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन, बहुत बारीक अवलोकन होना चाहिए। जब उसका अवलोकन कर लेते हैं हम किसी वस्तु का, पदार्थ का, संकल्पना का, व्यक्ति का, उस अवलोकन के बाद हम कंपैरिजन करते हैं। ऐसी कौन सी वस्तु, ऐसी कौन सा पदार्थ, ऐसी कौन सी संकल्पना, ऐसा कौन सा व्यक्ति और था या है जिसके साथ हम उसकी तुलना करते हैं। उसके बाद एक चरण आता है प्रयोग का, एक्सपेरिमेंट। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्रयोग करते हैं और फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन पर। अंग्रेजी भाषा में अगर कहें तो 4 शब्द हैं, 4 चरण हैं: ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन। इस अप्रोच को लेकर अगर हम किसी भी संकल्पना का अध्ययन करते हैं तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस पर विकसित होता है और वो हमें न केवल उसकी गहराई तक ले जाएगा बल्कि हमें यह भी बताएगा कि मैं जिस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं वह दिशा सही है या गलत है। अपना मूल्यांकन स्वतः करने की क्षमता विकसित हो जाएगी और कदाचित यह सफलता का एक बहुत बड़ा आयाम है, बहुत बड़ा पहलू है यह कि हम खुद नहीं समझ पा रहे कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। मैंने 1000 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया वस्तुनिष्ठ, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस विषय में तैयार हूं या नहीं, और यह हिट एंड ट्रायल कर दिया कि ठीक है जब आएगा तब देखेंगे। इस समस्या का समाधान हो जाएगा अगर हम उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फॉलो करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। पहले हम लोग देख लें कि पाठ्यक्रम हमारे सामने क्या है प्रारंभिक परीक्षा का। उसमें लिखा है भारतीय राज्य व्यवस्था या राज्यतंत्र और शासन। अंग्रेजी शब्द है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस या पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यह हमारा शीर्षक है, जिसमें लिखा है उसने संविधान। छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें अगर मूल संविधान की भी बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। तो इसने छोटा सा शब्द लिखकर उसको लगता है कि सीमित कर दिया, वो सीमित है नहीं, बहुत विस्तृत है वह। दूसरा है राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम। कैसे राजनीति काम करती है, संसदीय तंत्र कैसे काम करता है, फिर राष्ट्रपति मूलक अध्यक्षात्मक तंत्र कैसे काम करता है, परिसंघ कैसे करता है, संघ कैसे करता है, ये जानकारी हमारी होनी चाहिए। इसके बाद है पंचायती राज, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस कैसा है भारत में,
लोक नीति है, पब्लिक पॉलिसी, सरकार की नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, ये सारी, और अधिकारों संबंधी मुद्दे। कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सी ऐसी घटना है जो अधिकार से जुड़ती है या अधिकार का उल्लंघन कर रही है, वो मुद्दा कैसे उभरा, क्या उसका समाधान होना चाहिए, कैसे अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, ये सारे मुद्दे हैं उसके। तो हमारे पास पाठ्यक्रम तो बड़ा ही छोटा लग रहा है, 2 लाइन में पाठ्यक्रम लिखा है, लेकिन है बड़ा विस्तृत। संविधान है, राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज है, लोक नीति है और अधिकारों संबंधी मुद्दे हैं। इस पाठ्यक्रम का गहन अवलोकन करने पर हमें 2 बातें समझ में आती हैं। पहली, कि कुछ बातें पाठ्यक्रम की संकल्पनाओं से संबंधित हैं, कॉन्सेप्ट्स से, और कुछ बातें उसके एप्लीकेशन से, व्यवहार से। तो राजनीति का व्यवहार कहां होगा? नीति निर्माण में, नीतियों को लागू करने में। और वो लागू करेगा कौन? शासन, गवर्नेंस। तो लोक नीति कैसे बनती है, बनाने में चुनौतियां क्या होती हैं, बनाने के बाद उसको लागू कैसे किया जाता है, लागू करने में समस्याएं कौन सी आती हैं, कौन सी एजेंसी उसको लागू कराएगी, ये सारी बातें लोक नीति के दायरे में आ जाती हैं। और अधिकारों का संरक्षण, जैसे अभी मैंने कहा कि अधिकारों से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जैसे मान लें निजता का अधिकार, किसी का फोन टैप कर लिया तो वह निजता के अधिकार का उल्लंघन है या नहीं। इसके अलावा प्रजनक स्वायत्तता, किसी महिला पर दबाव दिया बच्चे के लिए तो वह प्रजनक स्वायत्तता का उल्लंघन है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे उभरते हैं जो समाज में, उस पर हमारी नज़र अवश्य होनी चाहिए कि शासन उन मुद्दों को हैंडल करने के लिए, शासन उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए या उन समस्याओं का समाधान करने के लिए किस प्रकार की नीतियों का निर्माण कर रहा है और वो उन नीतियों को बनाने में समस्याएं कौन सी आ रही हैं। इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए जो उसके व्यवहार से संबंधित है, आपके पाठ्यक्रम से। जब संकल्पनाओं पर बात आती है तो हमें संकल्पना की समझ क्यों होनी चाहिए, एक प्रशासक को संकल्पना की समझ क्यों होनी चाहिए? तो प्रशासक को संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर कार्य करना है। तो जो कानून में लिखा होता है वही वैध होता है। ये विधि शास्त्र का सिद्धांत है कि जब जो चीज कानून में जब तक लिखी हुई है, जब तक कि उसको निरस्त नहीं कर दिया गया, जब तक कि उसको संशोधित नहीं कर दिया गया, तब तक वही वैध है। तो हमें काम करना है प्रशासक की हैसियत से संविधान और विधि के दायरे में रहकर। इसलिए संविधान की कुछ मूल बातों की समझ अवश्य होनी चाहिए, खास तौर से उन बातों की जो आपके शासन और प्रशासन से संबंधित हैं। वो कौन सी बातें हो सकती हैं जो संविधान से की मूल बातें होते हुए भी विधि नहीं है, वो राजनीति विज्ञान नहीं है, वो शासन व्यवस्था है कि कैसे हम उसको शासन व्यवस्था के स्तर पर व्यवहार में लाएंगे। वो क्या हो सकते हैं? वो संविधान में ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं, राजनीतिक प्रणाली की ऐसी कुछ बात हो सकती है और पंचायती राज की ऐसी कुछ बात हो सकती है जो लोक नीतियों से जुड़ती है, जो अधिकारों के मुद्दों से जुड़ती है। इस आधार पर हम अगर उस पाठ्यक्रम का गहन अवलोकन करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि किस तरह के खंडों पर हमें अधिक बल देना है, किस तरह के खंडों से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह के खंडों को की समझ विकसित करनी है, कहाँ पर तथ्य याद रखना है, कहाँ विश्लेषण करना है उसका, ये बारीकियां हमें पढ़ाई के अंदर समझ में आएंगी। हम पूरा संविधान पढ़ते जरूर हैं, लेकिन पूरे संविधान को याद रखना यह सरल कार्य नहीं है। अगर दुष्कर नहीं भी है तो मुझे लगता है यह सरल नहीं है किसी के लिए भी, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जो संविधान पढ़ना है, आपको जो राज व्यवस्था पढ़नी है, वो सामान्य रूप से पढ़नी है। क्यों? क्योंकि यह जो विषय है तो राजनीति विज्ञान या विधि,
लेकिन इसको पढ़ना कहाँ है? सामान्य अध्ययन करना है इसका। तो वह सामान्य अध्ययन क्या होगा? शासन व्यवस्था में चूंकि आपको जाना है प्रशासक के तौर पर, इसलिए आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो संकल्पनाएं मैंने पढ़ी हैं क्या उनका हम व्यवहारिक उपयोग कर पाते हैं। तो वही संकल्पनाएं पढ़नी हैं जिनका उपयोग व्यवहार में होगा। इसलिए वो जो प्रश्न का खंड है, प्रश्न का जो स्रोत है, जो खंड संविधान का या राज व्यवस्था का, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। हम अभी चर्चा भी करेंगे कि वो कौन से खंड ऐसे हो सकते हैं। इसके बाद हमारे लिए जो है कि तैयारी के दौरान महत्वपूर्ण खंडों की पहचान के आधार, कैसे पहचानेंगे हम उसको, किस तरीके से यह ढूंढें कि ये खंड ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला आधार क्या है कि शासन और प्रशासन से संबंध रखने वाले संवैधानिक प्रावधान हमें समझ में आने चाहिए। और दूसरा है कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न समझ में आने चाहिए। अगर इन दोनों पर गौर किया जाए तो हमें पता चलेगा कि कौन सा खंड आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, कहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और क्या हम उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पाएंगे, यह हमें समझ में आएगा। अभी जैसे मैंने कहा कि शासन और प्रशासन से संबंधित कुछ खंड हैं संविधान में जिनको हम बहुत स्पष्ट रूप से अलग कर सकते हैं। कैसे? यहां आपके सामने रखा है कि भारत के संविधान के ऐसे प्रावधान जो शासन और प्रशासन से संबंधित हैं। जैसे क्या है? राज्य के रूप में भारत के उद्देश्य। प्रशासक जिस राज्य में प्रशासन कर रहा है भारत में, तो भारत का उद्देश्य क्या है यह पता चलना चाहिए। क्यों? आप काम करेंगे जब प्रशासक के तौर पर, तो किस लिए काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे और क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, यह समझ में आना चाहिए। इसकी समझ कब विकसित होगी? जब मुझे सामने यह पता है कि मुझे इसी उद्देश्य से कार्य करना है। वो हमें कहां मिलेगा? संविधान में या भारत में पढ़ने को। उसका एक ही स्रोत है, वह है भारत का संविधान। और भारत के संविधान का कौन सा भाग? तो वह है उद्देशिका। उसी में यह बताया गया है कि आपको क्या करना है और किसके लिए करना है और कैसे करना है। सारी बातें हैं इसमें। कैसे? कि हम भारत के लोग, जहां से उद्देशिका की शुरुआत होती है, कि हम भारत के लोगों ने यह संविधान बनाया है और हम भारत के लोग ही इसके लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी हैं। और हम भारत के लोगों ने ही विभिन्न एजेंसियों, विभिन्न अधिकारियों, विभिन्न प्राधिकारियों, संस्थाओं को शक्तियां दी हैं। और हम भारत के लोग ही भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे और वहां के नागरिकों को न्याय देंगे, स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, उनके साथ समान व्यवहार करेंगे और बंधुता की भावना विकसित करेंगे। तो उद्देशिका ने यह बता दिया है कि एक प्रशासक को क्या करना है। तो करना यह है कि भारत की संप्रभुता की रक्षा करनी है, भारत में समाजवादी आर्थिक प्रणाली को बनाए रखना है, भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना है, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना है और भारत की गणराज्य व्यवस्था पर कोई समस्या नहीं आए उसके सामने, यह सुनिश्चित करना है। और इसके साथ साथ प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना है, विश्वास, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, उसकी प्रतिष्ठा और उसको अवसर की समानता देनी है, ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए
बंधुता की भावना विकसित हो। यह जो उद्देश्य है, यही उद्देश्य भारत के एक प्रशासक का है। तो हमारी समझ भारत के एक राज्य के रूप में भारत के क्या उद्देश्य हैं, इसकी समझ अगर हमें होगी तो हमारी दिशा तय होगी कि मुझे किस दिशा में जाना है। बिना इसकी समझ के प्रशासक काम नहीं कर सकता। इसलिए उद्देशिका से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। भाषा चाहे जो हो, जिस रूप में भी पूछी जाए, वो सरल प्रश्न है या कठिन है, पहले भी मैंने कहा कि वह मायने नहीं रखता। मायने यह रखेगा कि क्या आपकी वास्तविक समझ उस उद्देश्य पर है। यह उसका परीक्षण करेगा परीक्षक प्रश्न बनाकर। वो तथ्य पूछकर भी हो सकता है और वह संकल्पनाओं के माध्यम से भी हो सकता है। वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब प्रश्नोत्तर का विश्लेषण करेंगे, प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जब हम, तब उसकी बात करेंगे। तो एक खंड तो यह हो गया। दूसरा है कि राज्य के रूप में भारत की संरचना कैसी है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने कैसे राजनीतिक ढांचे का निर्माण किया है। तो संविधान का जो भाग 1 है, अनुच्छेद 1 से 4, वह यह बताता है कि भारत की राजनीतिक संरचना कैसी है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत की राजनीतिक प्रणाली क्या है? फेडरेशन भी है और यूनियन भी है। कहा जाता है कि भारत एकात्मक है अपनी आत्मा में और अपने चरित्र में परिसंघात्मक है। इट इज फेडरल इन कैरेक्टर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। आचार्य दुर्गादास बसु ने यह बात लिखी है अपनी पुस्तक में कि इंडिया इज फेडरल इन कैरेक्टर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो एकात्मकता की समझ अगर है तो वो कहाँ एकात्मकता होती है, और परिसंघात्मक अगर चरित्र है तो परिसंघ के चरित्र का निर्माण करने का कारण क्या था। तो भाग 1 या भारत की जो राजनीतिक प्रणाली या भारत का जो राजनीतिक ढांचा है, उसकी समझ का होना अनिवार्य है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यह कहा कि जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अवलोकन करते हैं, तुलना करते हैं, प्रयोग करते हैं और तब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो भारत के उद्देश्य राज्य के जो उद्देशिका में है और भारत की राजनीतिक प्रणाली जो संविधान के भाग 1 में है, इनका जब अवलोकन कर लिया तो तुलना करेंगे कि क्या किसी दूसरे राज्य में भी ऐसा है। तो अगर भारत की राजनीतिक प्रणाली जो एकात्मक और परिसंघात्मक दोनों है, क्या यही राजनीतिक प्रणाली इन उद्देश्यों को प्राप्त करा सकती है या कोई और भी प्रणाली ऐसी है, तो दूसरी प्रणालियों पर भी नजर रखने की आवश्यकता है कि अन्य प्रणालियां कौन सी होती हैं। इसकी समझ अगर होगी तो हम अपनी राजनीतिक प्रणाली को आसानी से समझ सकते हैं। इसी उद्देश्य से शायद हमने यहां रखा है पाठ्यक्रम में राजनीतिक प्रणाली, एक शब्दावली है जो हमने पाठ्यक्रम में रखी है। यही उसका मुख्य कारण है। तो संघ और परिसंघ क्या होता है, विशेषताएं उसकी कौन सी होती हैं और उसका उद्देश्य कौन सा है। ये 3 बातें अगर हम भारत के राजनीतिक ढांचे में पढ़ते हैं तो वह सीधा संबंध उसका शासन और प्रशासन से है। तीसरा जो एस्पेक्ट है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण होना ही चाहिए। कैसे? पहला वाक्य अगर गौर करेंगे तो मूल संविधान में लिखा गया था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, 42वें संशोधन से हमने जोड़ा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष।
तो मूल संविधान की अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण शर्त या सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी आती है? तो भारत एक गणराज्य है। जब कोई पूछेगा कैसा गणराज्य, तो एक विशेषण है, एडजेक्टिव, लोकतंत्रात्मक। दूसरा एडजेक्टिव है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और 76 के बाद दो और विशेषण ऐड हो गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो गणराज्य के पहले हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, इतने विशेषण लगाए हैं। गणराज्य किसको कहते हैं? सामान्य रूप से अगर गणराज्य की परिभाषा समझी जाए सरल भाषा में तो क्या है कि आनुवांशिक शासक नहीं होगा, निर्वाचित होगा। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, और इलेक्शन लोकतंत्र का अनिवार्य भाग है। सो बीइंग अ रिपब्लिक, इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी। रिपब्लिक ऐसे भी हो सकते हैं जो लोकतंत्र नहीं हो, जैसे चीन का जनवादी गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इट इज अ रिपब्लिक बट नॉट अ डेमोक्रेसी। तो हमारे संविधान ने यह लिखा कि भारत का जो गणराज्य है वह लोकतांत्रिक होगा। इसलिए लोकतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। भारत की राजनीतिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अवयव है, अगर कोई पहलू है, अगर कोई आयाम है, तो वह लोकतंत्र है। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण भारतीय शासन व्यवस्था और भारत के प्रशासकों का परम दायित्व है। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण से जुड़ने वाले जितने प्रावधान हो सकते हैं वो सब हमारी परीक्षा में प्रश्न के स्रोत बन सकते हैं। और वो कौन हो सकते हैं? विभिन्न प्रकार के अधिकार, मूल अधिकार और उनसे संबंधित संकल्पनाएं, सिद्धांत और समसामयिक घटनाएं। मूल अधिकार कौन है, कहाँ रखे गए हैं, क्या उनकी प्रकृति है, उनका स्वरूप कैसा है, किनसे क्या बात होती है, कहाँ से कौन सी व्याख्या की गई है, ये सारी बातें। अन्य प्रकार के अधिकार कौन से हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300A में, तो अन्य प्रकार के अधिकार, उनमें कौन से सिद्धांत जुड़े हैं, उनके कौन से महत्वपूर्ण आयाम हैं और उनसे संबंधित समसामयिक घटनाएं कौन सी हो रही हैं। जैसे कहा कि न्यायालय ने निजता का अधिकार, तो प्रजनक स्वायत्तता का अधिकार, तो आजीविका का अधिकार, ऐसे अधिकारों की व्याख्या की नई आवश्यकताओं को देखते हुए। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण वाला जो मुद्दा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद जो खंड है हमारे पास वह है भारत की कार्यप्रणाली से संबंधित। कार्य कौन करेगा? राज्य। जिस राजनीतिक प्रणाली का हमने निर्माण किया है, भारत राज्यों का संघ है, राज्य है और संघ है। काम कैसे करेंगे? तो विधि के शासन के तहत कार्य करेंगे। कैसे? ये लिखा है निदेशक तत्व में, अनुच्छेद 37 में लिखा है कि ये जो इस भाग में अधिकथित तत्व, पहले क्या लिखा है 37 में कि इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने के लिए इनका प्रयोग राज्य का कर्तव्य होगा। तो निदेशक तत्व ही यह बता रहा है कि राज्य को कोई भी कार्य करना है अगर, तो वह विधि बनाकर ही कर सकता है। बिना विधि के भारत में कोई कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में विधि का शासन है। तो सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी हो गई? विधायिका। और चूंकि आप संघ सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी होंगे, इसलिए संघ की विधायिका तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होगी। तो शासन का ढांचा और कार्यप्रणाली में संसद
सबसे महत्वपूर्ण खंड के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन यह स्वाभाविक है कि चूंकि विधायिका महत्वपूर्ण है, इसलिए हम राज्य विधायिका की अनदेखी भी नहीं कर सकते। तो अधिकतर प्रश्न संसद से तो पूछे जाते हैं इस आधार पर, लेकिन राज्य विधायिका के भी कुछ मुख्य बातें, कुछ मुख्य विशेषताएं उसकी पूछी जाएंगी। जो कॉमन है, जो साझा है दोनों में प्रक्रियाएं, वो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूछी जा सकती हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि यदि संसद के स्तर पर दोनों सदनों में साधारण कोई विधेयक है, उस पर गतिरोध हो गया। गतिरोध के बहुत सारे कारण हैं जो संविधान में उल्लिखित हैं, उनकी चर्चा संविधान जब पढ़ा जाएगा तो की जाएगी। तो अगर गतिरोध है दोनों सदनों में, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक संसद की बुला सकता है और उसमें उस विधेयक को पारित कराया जाएगा। लेकिन यदि राज्य के स्तर पर दो सदन हैं, कुछ राज्यों में दो सदन हैं, जिन राज्यों में दो सदन है वहां अगर दो सदनों में गतिरोध हो गया तब क्या होगा? तो वहां संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। लेकिन गतिरोध कैसे दूर किया जाएगा, यह हमारा प्रश्न हो सकता है। तो अभी मैंने कहा कि विधायिका, चूंकि भारत में निदेशक तत्वों में यह लिखा है कि राज्य विधि बनाकर ही कार्य करेगा, इसलिए विधायिका जो विधि निर्माण की संस्था है वह हमारे प्रश्नों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन संसद या संघ की विधायिका के साथ साथ राज्य विधायिका की कुछ मुख्य विशेषताओं पर भी हमारा ध्यान अवश्य होना चाहिए ताकि हम उन प्रश्नों को पकड़ सकें। तो सबसे पहला तो निदेशक तत्व हो गया, जहां लिखा है विधि के बारे में। उसके बाद विधायिका है, संसद है, राज्य विधायिका है। जब विधि बन गई, कार्य कौन करेगा? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के प्रावधान क्या हैं वो हमें समझ में आने चाहिए। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? अब कार्यपालिका भी केंद्र की भी है, संघ की भी है, राज्य की भी है। प्राथमिक रूप से संघ की कार्यपालिका पर और कुछ विशिष्ट बातें राज्य की कार्यपालिका पर। राज्य की कार्यपालिका पर विशिष्ट बात क्या हो सकती है? एक उदाहरण है फिर कि जहां राष्ट्रपति को विवेकाधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है, वहीं राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 163 के तहत अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति दी गई है। तो हमसे राज्यपाल के उन वैवेकिक शक्तियों को पूछा जा सकता है कि राज्यपाल किन किन जगहों पर किन किन कार्यों के लिए अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है। हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल को विवेकाधिकार क्यों दिया गया है। इसी प्रकार कुछ विशिष्ट बातें राज्य की कार्यपालिका की पूछी जा सकती हैं। प्राथमिक रूप से फिर संघीय कार्यपालिका, उसकी एजेंसियां और उनके कार्यों पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसके बाद जब कार्य कर लिया हमने, तो भारत में न्यायपालिका या इन जनरल सामान्य रूप से न्यायपालिका का कार्य क्या है कि न्यायपालिका यह देखती है कि विधायिका और कार्यपालिका ने अपने अपने स्तर से जो कार्य किया वह कार्य संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं। क्या ऐसा कोई कार्य है जो संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है? क्या ऐसा कोई कार्य है जो लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण नहीं कर पा रहा है? तो उस पर वह निगरानी रखेगी। तो न्यायपालिका से भी प्रश्न हमारे लिए बन सकते हैं, कहां? कार्यप्रणाली से संबंधित न्यायपालिका। लेकिन कार्यप्रणाली पर भी जाने के लिए हमें क्या करना होगा? संरचनात्मक पक्ष भी उसका थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता क्या होती है? प्योर कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? उच्च न्यायालय की अधीक्षण अधिकारिता क्या होती है? सुपरिंटेंडिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 227।
तो इस तरह की कुछ संकल्पनाएं भी उसकी संरचना से पूछी जा सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न का स्वरूप होता है, प्रश्न का जो स्रोत होता है, वो न्यायपालिका जैसे निगरानी रखती है उन क्षेत्रों से प्रश्न आमतौर पर ज्यादा बनेंगे या ज्यादा बनते हैं। इसके बाद ये जो कार्य करने का कार्य प्रणाली है भारत की, ये कहां कहां किन किन स्तरों पर कार्य होता है। तो चूंकि भारत राज्यों का संघ है, तो एक स्तर हो गया संघ, एक हो जाएगा राज्य। तो संघ के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, दो स्तरों पर कार्य हो रहे हैं। इसलिए संघ की विधायिका, राज्य की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका। अब दोनों में संबंध कैसा है? अगर संबंध खराब हो जाए तो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत स्वाभाविक है कि संघ राज्य संबंधों से हमारे लिए प्रश्न का बनना अपेक्षित है। और चूंकि भारत एक लोकतंत्र है, अभी जो मैंने कहा कि भारत अनिवार्य रूप से लोकतंत्र है, और लोकतंत्र ही भारत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है संविधान का, और लोकतंत्र के लिए निर्वाचन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए निर्वाचन से प्रश्न बनना भी अपेक्षित है। इसके अलावा कई बातें शासन से संबंधित हैं सीधे, जैसे पंचायती राज, स्थानीय शासन, नामी स्थानीय शासन, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। लिखा है संविधान में, लिखा है कि भारत की संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अब संघ ने हिंदी में लिखा और राज्य है तमिलनाडु, जहां उसकी राजभाषा तमिल है, तो हमने लिखा हिंदी में, उसने जवाब दिया तमिल में। समस्या क्या होगी कि संघ के प्रशासक को तमिल नहीं आती और राज्य के प्रशासक को हिंदी नहीं आती। यह समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हमें उसके समस्या का समाधान ढूंढना है। तो राजभाषा से संबंधित कुछ मूल प्रावधान प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 244, 5वीं और 6ठी अनुसूचियां, ये सब शासन प्रशासन से संबंधित है, सीधे सीधे संबंध है इनका तो संविधान के माध्यम से है, इनका सीधे सीधे संबंध है जहां शासन को कार्य करना है। तो इन आधारों पर हम शासन और प्रशासन से संबंधित उन खंडों की पहचान करके उनको उस रूप में महत्व दे सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कर सकते हैं कि इनमें से प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। अगर मान लिया संसद से अधिक प्रश्न है तो संसद पर बल अधिक होगा, छोटी छोटी बारीक बातों पर भी ध्यान रहेगा। अगर कुछ मूल संकल्पनाएं जहां से पूछी जा रही हैं तो वहां संकल्पनाओं की समझ होगी। कुछ क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहां तथ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहां तथ्य पर बल देना होगा। तो हमारी रणनीति में, हमारे रोड मैप में वह बात हमें समझ में आएगी कि हम किस खंड को पढ़ना है, मुझे उस खंड के अंदर क्या पढ़ना है और किस बात पर अधिक बल देना है, यह हमें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम उन खंडों की पहचान कर ले सकते हैं। इसके बाद है कि शासन और प्रशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न तथा उनकी प्रवृत्तियां, जिनमें हमें समझना क्या है कि प्रश्नों का स्रोत क्या था, कौन सा खंड जहां से प्रश्न बन रहा है, उसकी भाषा कैसी है। भाषा पर पकड़ का होना अनिवार्य है, तभी हम उसका अर्थ समझ पाएंगे, क्या पूछना चाह रहा है परीक्षक। तो भाषा पर गौर करने की जरूरत है हमें। भाषा कैसी होती है प्रश्न की? साहित्यिक नहीं होती। भाषा होती है आधिकारिक, ऑफिशियल होती है। जो अधिकारी लोग प्रयोग में लाते हैं जिस भाषा को, उस भाषा का प्रयोग होता है। तो उसमें कई शब्द तकनीकी होते हैं।
इसलिए हमें उस भाषा की समझ होनी चाहिए। भाषा का मतलब यह नहीं होता कि भाषा किसी की खराब है या अच्छी है। उस भाषा को समझना अनिवार्य है जो प्रश्न में होगा, और वो भाषा आधिकारिक भाषा है, इसलिए उसकी समझ होनी चाहिए। और ट्रेंड्स क्या हैं उसके, किस तरह के प्रश्न हैं, व्यवहार से संबंधित हैं या संकल्पना से संबंधित हैं या समझ से संबंधित हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसी है उससे संबंधित है, किस तरह के प्रश्न हैं, इसकी बात हमें करनी होगी प्रश्नों को देखकर। फिर बात वही है अवलोकन, तुलना, प्रयोग और निष्कर्ष। अगर केवल संकल्पना है तो कहां कहां से संकल्पनाएं पूछी जा सकती हैं, यह तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। संसद से ज्यादा, अधिकार से ज्यादा, न्यायपालिका से ज्यादा, कहां से। अगर अधिकार से संकल्पना नहीं आती, व्यवहार आता है, अगर संकल्पना आ जाए तब क्या होगा, यह प्रयोग है। और तब निष्कर्ष निकाला जाएगा कि हमें मूल अधिकार में कौन सी बात पढ़नी है और संसद में कौन सी बात पढ़नी है। वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे अंदर होना चाहिए, तब हम प्रश्नों की बारीक चीजों की समझ बहुत आसानी से विकसित कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे दृष्टिकोण से हम किसी खंड, किसी टॉपिक की तैयारी करते हैं तो प्रश्न के छूटने का प्रश्न नहीं होता। हम वहां अपना मस्तिष्क कितना संतुलित रखते हैं हल करने के दौरान, यह मायने रखेगा। प्रश्न हमारे दायरे से बाहर नहीं होगा, लेकिन हमने उस प्रश्न को हल किया या नहीं किया सही समय में, यह हमारे दूसरे आयाम है प्रारंभिक परीक्षा की, जो हमारा मनोविज्ञान है कि आपको संतुलित और शांत चित्त होना चाहिए। एक टेबल है जो यह बता रहा है कि कहां कहां से प्रश्न आए हैं अब तक। 2006 से लेकर 2018 की सूची तो यही है। 2019 में लगभग 13-15 प्रश्न आए थे, तो औसतन वही आ रहा है। 12 से 15 प्रश्नों के बीच का औसत है हमारे सामने अब तक, 2006 से लेकर 2019 तक का, जिसमें संविधान का राज्य क्षेत्र है, मौलिक अधिकार है, निदेशक तत्व है, कार्यपालिका संसद है, राज्य सरकार है, न्यायपालिका है, संशोधन है, स्थानीय शासन, परिसंघीय प्रणाली, निर्वाचन और विविध और आपात उपबंध। इतने खंड हैं जहां से प्रश्न अब तक पूछे गए। मोर और लेस बात वही है, जो सूची अभी हमने चर्चा में लाई है वही सूची है जो हमें बता रही है कि कहां से प्रश्न आ रहा है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि तैयारी करने का तरीका क्या होगा, रणनीति क्या होगी हमारी। इसको मैंने एक चरणबद्ध तरीका बताया है आपके लिए, एक एक करके देखते हैं उस पर। कि सबसे पहला जो चरण है वह विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करना है। किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ये अभी हम लोग करेंगे। दूसरा चरण जब होगा आज की कक्षा का, तो उसमें कुछ प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा विस्तार से। तो विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, उसका तरीका मैं आज बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। प्रत्येक टॉपिक के 3 पहलुओं का अध्ययन करना है: संकल्पना, तथ्य और उपयोगिता। उसका कॉन्सेप्ट, उसके फैक्ट्स और उसका एप्लीकेशन, उपयोगिता, यूज। फॉर एग्जाम्पल, संसद। अनुच्छेद 79 लिखता है, भारत के लिए एक संसद होगी जिसका गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों के मेल से होगा, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। There shall be a parliament with president and 2 houses, namely the Council of States and House of the People. यह एक अनुच्छेद है, मान लिया यह पढ़ रहे हैं हम। संकल्पना क्या है, संसद क्या होती है? संसद विधि निर्माण की संस्था है। कैसी? सर्वोच्च। तो संकल्पना क्या हो गई कि संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। उसकी परिभाषा से उसकी संकल्पना आ गई सामने। तथ्य क्या है उसमें?
कि संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 79 है या उसका एक तत्व है। दूसरा, संसद के कितनी इकाइयां हैं संसद की, किन किन इकाइयों के मेल से बनती है संसद। तो 3 इकाइयां हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये उसके तथ्य हो गए, अनुच्छेद 79 और 3 इकाइयां। अब उपयोगिता क्या है संसद की, कि अगर संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है तो उसका उपयोग कहां करेंगे हम, विधि बनाने में। किस लिए? उस किस लिए का उत्तर वह उद्देश्य होगा जो भारत का उद्देश्य है। वो क्या है? विधि के शासन की स्थापना। अब हमने अपनी कॉपी पर यह लिखा संसद पढ़ने के दौरान कि संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में है और इसका गठन 3 इकाइयों से होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। और संसद द्वारा विधि निर्माण कर भारत में विधि के शासन की स्थापना होती है ताकि राज्य संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर सके। यह एक वाक्य मैंने कॉपी पर लिखा आपने। अब उसमें संकल्पना भी है, तथ्य भी है, उपयोगिता भी है और तीनों को जोड़ दें वही उसका विश्लेषण है। तो विश्लेषण से घबराने की आवश्यकता नहीं है हमें। अब परीक्षक के ऊपर है कि वह मुझसे संकल्पना पूछता है, तथ्य पूछता है, उपयोगिता पूछता है या विश्लेषण पूछता है। सो बॉल इज इन माई कोर्ट। अब मेरे पास वो सारी चीजें हैं, जहां से परीक्षक की इच्छा हो वह पूछ सकता है, मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। तो अगर हमने किसी भी टॉपिक के 3 पहलुओं का अध्ययन कर लिया है तो कोई भी ऐसा प्रश्न उस दायरे से बाहर सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए। चूंकि परीक्षक का उद्देश्य आपको बाहर करना नहीं है, परीक्षक का उद्देश्य है उन छात्रों का चयन जो प्रशासक बन सकते हैं, जिनमें वह क्षमता है। तो परीक्षक को आपसे शत्रुता नहीं निकालनी कि मैं ऐसा प्रश्न पूछ दूं जो किसी से नहीं बने। उसका उद्देश्य है कि क्या अमुक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है कि वह संकल्पना भी समझता है, तथ्य भी समझता है, उपयोगिता भी समझता है। अगर है ऐसा, देन ही इज द बेस्ट पर्सन टू बी सिलेक्टेड एज द सिविल सर्वेंट। इसलिए मैंने यह कहा कि अगर हम संकल्पना, तथ्य और उपयोगिता की समझ विकसित कर लेते हैं तो सामान्य रूप से कोई भी प्रश्न इस सब्जेक्ट से, इस विषय में आपकी समझ से बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लिया पढ़ा केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन, पिकअप एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक, कोई भी खंड ले लें, तो उसकी उपयोगिता क्या होगी, उसकी संकल्पना क्या होगी, उसका तथ्य क्या होगा। तो केंद्र राज्य संबंध, संकल्पना क्या है इसके पीछे, कि भारत के एकात्मक परिसंघ में, भारत में संघ और राज्य दोनों हैं। मान लिया मुझे एकात्मक परिसंघ शब्दावली याद नहीं है आरंभिक चरणों में, बाद में तो याद हो जाएगी। आरंभिक चरणों में तो हम अनुच्छेद 1 को देख रहे हैं कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब कि वहां संघ की सरकार अलग है, राज्य की अलग है। अब दोनों के बीच अगर संबंध अच्छा नहीं होगा तो काम नहीं होगा, कोई भी योजना लागू नहीं होगी। तो संघ राज्य संबंधों का अर्थ यह हुआ कि भारत के राज्यों का संघ होने के कारण दोनों स्तर की सरकारों के बीच संतुलन बनाना ही संघ राज्य संबंध है, उसका प्रावधान करना ही संघ राज्य संबंध है, एक दूसरे पर निर्भर होना ही संघ राज्य संबंध है। तथ्य क्या है इसका, कि अनुच्छेद 245 से 281 के बीच संघ राज्य संबंधों की विस्तृत व्याख्या है, जिसमें 245 से 255
विधायी संबंध हैं, 256 से 263 प्रशासनिक संबंध हैं और 264 से 281 वित्तीय संबंध हैं। यह तथ्य है उसका। उपयोगिता क्या है कि संघ ने कोई चीज कही, कोई कार्यक्रम लाया संघ ने, मान लिया मेक इन इंडिया, मान लें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मान लें ये उज्ज्वला योजना, कोई भी कार्यक्रम संघ ने लाया, लागू कौन कराएगा उसे? राज्य। अगर संघ और राज्य के संबंध ही खराब हो गए तो कोई भी नीति, कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। तो योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने में योगदान देगा संघ राज्य संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 281 के बीच उल्लिखित है और जो वस्तुतः संघ और राज्य के स्तरों के सरकारों के बीच परस्पर सहयोग और समन्वय को दर्शाता है। यह संघ राज्य संबंध है। यह संकल्पना, तथ्य और विश्लेषण, उपयोगिता अगर हमने तैयार कर ली है तो हम किसी भी टॉपिक से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि यहां जो दूसरा चरण है कि प्रत्येक टॉपिक के 3 पहलुओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, यह हमारी आवश्यकता है। अगर हमने ऐसा किया तो हम उस रोड मैप पर आगे बढ़ेंगे। तीसरा चरण क्या है कि प्रत्येक पहलू से पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास। यहां हमने विगत वर्ष के प्रश्नों का विश्लेषण कर रखा है। हमें ढूंढना है कि संकल्पना से कौन आए थे, मुझसे बने या नहीं, तथ्य से कौन आए थे, मुझसे बने या नहीं, और उपयोगिता से कौन आए थे और मुझसे बने या नहीं। उससे क्या होगा? स्वमूल्यांकन। अपना मूल्यांकन खुद कर लिया, मुझे कहां काम ज्यादा करना है, संकल्पना समझनी है, तथ्य याद करना है या उपयोगिता याद करनी है, समझनी है। अपना मूल्यांकन खुद हो गया। उस मूल्यांकन के बाद अपनी समस्याओं की पहचान हो गई मुझे खुद, सारे कार्य अपने स्तर पर हो जाएंगे। अपना मूल्यांकन खुद कर लिया, अपनी समस्या ढूंढ ली। तो जब समस्या ढूंढ ली तो समाधान होगा ही, ये बहुत स्वाभाविक है। समाधान कब नहीं होता? जब समस्या की जानकारी नहीं होती। जिस दिन हमने समस्या की जानकारी ले ली, उस दिन समाधान अपने आप मिल जाएगा हमें, आज मिले या कल मिले। अब उस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसको बताने के बाद मैं बताता हूं, इससे थोड़ा सा अलग हटकर। समस्या की पहचान करने के बाद उसके निवारण के लिए प्रयास किए जाएंगे। वो प्रयास क्या होगा, यह भी मैं बताता हूं आपको। और फिर से मूल्यांकन करेंगे अपना, फिर से वही अभ्यास करके कि मेरे पास 2 समस्याएं थी, मुझे संकल्पना की समझ तो थी, तथ्य याद नहीं हो रहे थे और उपयोगिता याद नहीं हो रही थी। ये 2 समस्याएं थी। अब जब हमने अभ्यास कर लिया तो यह देखा कि दोनों में से कौन समाप्त हुई है और कौन अभी बनी हुई है। अगर हमने कहा कि तथ्य याद हो गए, एक समस्या का समाधान हो गया, उपयोगिता बाकी रह गई, तो फिर से इस चरण पर आ जाएंगे, निवारण के लिए प्रयास फिर से करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, ये कार्य करेंगे हम। यू विल हैव टू वर्क एवरी डे। कुछ ना कुछ काम करना है हर दिन, हर चरण पर, चरणबद्ध तरीके से, एक एक करके, आराम से, शांत चित्त होकर, उद्वेलित होकर नहीं। तब हम जाकर उन चीजों को समझ पाएंगे जो हमें समस्या के समाधान के लिए चाहिए या जो हमें प्रश्नों के उत्तर के लिए चाहिए। निवारण का प्रयास क्या होता है, कैसे प्रयास किया जाएगा निवारण का? एक तरीका मैं बताता हूं आपको, बहुत लोकप्रिय तकनीक भी है। इसको कहते हैं 5 वाइज टेक्निक। 5 बार हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है, क्यों? जैसे भारत में गरीबी का विस्तार है, यह वाक्य है। पहला क्यों है?
खुद से पूछना है, खुद से उत्तर देना है, जितनी समझ है अपनी। कोई भारी भरकम मोटी पुस्तक नहीं पढ़नी। पहला चरण यही है, अपने से सवाल पूछना है, अपने से उत्तर देना है। तो भारत में गरीबी का विस्तार है, किसी ने कहा, मैंने पढ़ा, मैंने पूछा क्यों, उत्तर दिया मैंने, चूंकि भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है। एक वाई हो गया। अब फिर पूछा वाई, भारत में बेरोजगारी की दर अधिक है, क्यों, दूसरा वाई हो गया। चूंकि शिक्षा कम है, मैं स्वतः उत्तर दे रहा हूं अपनी समझ के हिसाब से, तो शिक्षा कम है, यह आया आंसर। तीसरा वाई है, शिक्षा का स्तर कम क्यों है, चूंकि स्कूल विद्यालय का विस्तार पर्याप्त नहीं है। स्कूलों की संख्या, विद्यालयों की संख्या कम है, इसलिए शिक्षा का प्रचार नहीं हो सका। अब स्कूलों और विद्यालयों की संख्या कम क्यों है, ये चौथा वाई है। चूंकि सरकार की स्कूली शिक्षा की नीति प्रभावकारी रूप से लागू नहीं होती। यह हमारा उत्तर है। तो प्रभावकारी रूप से नीतियों को लागू नहीं किया जा रहा, यह हमारा आंसर आया। अब फिर पूछा ऐसा क्यों, पांचवा वाई है। तो हमने कहा कि जागरूकता की कमी है और प्रशासन में भ्रष्टाचार है, या एक और आंसर दिया कि पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। राइट। अब जो हमने 5 बार क्यों पूछा, तो 5वें क्यों का जब उत्तर दिया, उसको कहते हैं रूट कॉज। रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की जड़ है वह, कि अगर पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो क्या होगा, सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों का प्रभावकारी कार्यान्वयन होगा। अगर नीतियों का प्रभावकारी कार्यान्वयन होगा तो शिक्षा का प्रसार होगा, क्योंकि विद्यालय और स्कूलों की संख्या बढ़ेगी। अगर शिक्षा का स्तर बेहतर होगा तो रोजगार के अवसर बेहतर होंगे, और रोजगार के अवसर अगर बेहतर होंगे तो गरीबी का निवारण होगा। यह समस्या का समाधान है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 5 वाइज टेक्निक टू गो टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या की जड़ तक जाने वाली एक तकनीक है। अब अपनी जगह पर आ जाएं, इस तकनीक को अपनी जगह यूज करें। कि हमने यह कहा कि स्व मूल्यांकन के बाद मैंने यह समस्या पहचानी अपनी कि मुझे तथ्य याद नहीं होते। यह मेरी समस्या है। संकल्पना तो ठीक है, उपयोगिता भी ठीक है, हाउ टू मग अप फैक्ट्स, तथ्य कैसे याद करें, बहुतों की समस्या है आप में से कि मुझे अनुच्छेद याद ही नहीं होता। मैं जानता हूं भारत में विधि का शासन है, लेकिन कोई पूछ दे कि किस अनुच्छेद से विकसित है, तो मेरी समस्या बढ़ जाती है, मुझे तथ्य याद नहीं होता। अब उस तकनीक का यूज करें कि मुझे तथ्य याद नहीं होता, यह मेरी एक समस्या है। क्यों याद नहीं होता, पहला क्यों, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता उस पर, मैं डरता हूं, मुझसे याद नहीं होगा। दूसरा, मैं डरता क्यों नहीं ध्यान देता, तो संकल्पना की समझ विकसित करने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैं उस पर पर्याप्त समय नहीं दे पाता। क्यों, तीसरा भाई, कि पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, इसलिए उतना समय मैं नहीं दे पा रहा प्रॉपरली, टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कर पा रहा पाठ्यक्रम बड़ा होने के कारण। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पा रहा, चौथा वाई है कि मुझे 5 विषयों में से 3 विषय मुझे समझ में नहीं आते, इसलिए मैं उसमें ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। अब वो 3 विषय समझ में क्यों नहीं आते,
चूंकि मैंने अपने एकेडमिक्स में, मैंने अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, या मेरा उसमें मन नहीं लगता। ये पांचवा भाई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे यह समझ में आया कि जो समस्या आ रही है वो टाइम मैनेजमेंट के कारण आ रही है। अगर मैंने टाइम को मैनेज कर लिया प्रॉपरली तो मैं तथ्यों पर अधिक ध्यान दे पाऊंगा और तथ्य याद हो जाएंगे मुझसे। क्यों? क्योंकि मेरा डर समाप्त हो जाएगा और तथ्यों को याद करने के मुझे अधिक समय देने की जरूरत है। तो कुछ दिन मैं अपने रूटीन में परिवर्तन लाऊंगा कि मुझे तथ्य याद करने के लिए 2 घंटे के बजाय 4 घंटे की जरूरत है। इस आधार पर हम समस्या का निवारण कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपकी तैयारी के लिए स्रोत क्या होने चाहिए। तो जो बुनियादी समझ चाहिए संकल्पना की, उसके लिए तो इससे अच्छा स्रोत नहीं है। एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़नी है कक्षा 9 से 12 की, और बुनियादी समझ उससे विकसित होगी। यह आपका आधार स्तंभ है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक संकल्पना नहीं समझ में आएगी तब तक अगला चरण जो तथ्य का है वो नहीं होगा, और उसके बाद का चरण उपयोगिता नहीं होगी। तो संकल्पनाओं की बुनियादी समझ का होना अनिवार्य है। उसके लिए एनसीईआरटी को पढ़ा जाएगा। अगला जो चरण है कि तथ्यों का अध्ययन और संकलन करना है आगे बढ़कर, तो आपके लिए पाठ्य पुस्तक होगी। मैंने यहाँ नाम लिख दिया है वैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था, जो लक्ष्मीकांत की किताब आती है वो पढ़ सकते हैं, या आपको अगर यह पसंद नहीं है तो कोई भी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। वो आपकी अपनी समझ के ऊपर है। सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान का बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, द्विभाषी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ताकि जब हम यह कहें कि अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 79 मेरे सामने होना चाहिए। तभी हम भाषा की पकड़ विकसित कर सकते हैं, तभी हम प्रश्न की भाषा समझ पाएंगे, तभी हम चीजों की समझ विकसित कर पाएंगे। अब संविधान की भाषा को समझना भी बहुत सरल नहीं है, तो हमें उसकी जानकारी लेनी है। केवल हमें उसको गहराई में जाकर उच्चतम न्यायालय की तरह निर्वचन नहीं करना, हमें सुप्रीम कोर्ट की तरह उसकी व्याख्या नहीं करने लगनी है। हमें उसकी समझ चाहिए कि 79 में संसद है जिसमें 3 अवयव होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। 80 में राज्यसभा का गठन है और राज्यसभा में सदस्य संख्या 250 है, जिसमें से 12 यहां से मनोनीत होते हैं और 238 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इतनी समझ चाहिए, लेकिन वह सीक्वेंस चाहिए मेरे सामने जो बेयर एक्ट में मिलेगा, जो भारत के संविधान में मिलेगा। द्विभाषी जो संस्करण होता है, बाइग्लॉट एडिशन, वह हमारे पास अवश्य होना चाहिए तैयारी के दौरान। इसके बाद है कि संकल्पनाओं और तथ्यों के बीच तारतम्यता लानी है, आपको जोड़ना है उनको। उसके लिए क्या करेंगे? तो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर उनको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे प्रश्न आए हैं संकल्पना से, कैसे प्रश्न आए हैं तथ्य से। अगर यह पूछा गया है कि लिंग के आधार पर विभेद किस अनुच्छेद में है, रोका गया है किस अनुच्छेद में, तो हमने पढ़ा 15(1) एक प्रश्न आया था। अब संकल्पना उससे क्या हो गई कि लिंग के आधार पर विभेद रोका गया है 15(1), तो और किन किन आधारों पर रोका गया है, और वही 5 आधार क्यों हैं, वहां से हम संकल्पना तक पहुंचेंगे। अगर किसी संकल्पना पर प्रश्न है तो वहां से तथ्य पर पहुंचेंगे। तो दोनों के बीच जुड़ाव होगा, संकल्पना और तथ्य का। जब दोनों जुड़ जाएंगे तो अपने आप उपयोगिता उसकी समझ में आएगी। और जो समसामयिक चीजें हैं जो उपयोगिता बताती हैं उसके लिए आपको समाचार पत्र पत्रिकाओं पर बल देने की जरूरत है, जो आपकी स्वेच्छा पर है कि आप कौन से समाचार पत्र पत्रिका पढ़ना चाहते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, जो आपको समझ में आए, जो अच्छा लगता हो। तो सबसे पहले बुनियादी समझ के लिए एनसीईआरटी, उसके बाद पाठ्य पुस्तक आपकी रुचि के अनुसार जो आपको समझ में आती हो। संविधान का एक बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए ताकि आप अनुच्छेद
सामने रखकर उसको सरलता से देख सकें, उसमें कहाँ क्या लिखा है यह समझ विकसित कर सकें। उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तथ्य और संकल्पना के बीच जुड़ाव बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम समाचार पत्रों से पढ़कर हम उसको उसकी उपयोगिता समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक डायग्राम रखा है मैंने, जो अध्ययन का दृष्टिकोण बता रहा है। वो क्या है कि संकल्पना है, तथ्य है, उपयोगिता है और विगत वर्षों के प्रश्न है। यहां लिखा है मैंने कंसेंट्रिक रिंग मॉडल, जल तरंग की तरह फैल रहा है, हॉरिजॉन्टल। उसके कोर में अंदर कॉन्सेप्ट है, उसके बाहर की सर्किल है वो फैक्ट की है, उसके बाहर की सर्किल उसके एप्लीकेशन की है और इनको नजर रखने के लिए विगत वर्षों के प्रश्न है। तो पहला चरण हमारा क्या है कि पहले हम विगत वर्षों के प्रश्न देखेंगे, यह आइडेंटिफाई करेंगे कि उपयोगिता से था कि तथ्य से था कि संकल्पना से था। पहले चरण में हमारा कार्य क्या होगा कि विगत वर्षों के प्रश्न देखकर हमें यह तय करना है कि वह प्रश्न उस टॉपिक की उपयोगिता से है, उसके तथ्य से है या उसकी संकल्पना से है। जब हमने यह देख लिया तो दूसरा चरण क्या है कि अब उसी अप्रोच से, उसी दृष्टिकोण से हर टॉपिक की संकल्पना, उसके तथ्य और उसकी उपयोगिता पढ़ लेंगे हम। जब पढ़ लेंगे तो भविष्य के प्रश्न हमें अपने आप मिल जाएंगे, समस्या नहीं आएगी वहां, अगर हमने ऐसा दृष्टिकोण अपनाकर उसकी कोई व्याख्या की है तो। इस आधार पर हम पीटी को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं उसमें। यह जो परीक्षा है या जो इसकी तैयारी की रणनीति है वह सरल है, सिंपल, आसान नहीं है, इजी नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी चीज को छोड़ दिया जाए, किसी पर ज्यादा बल दे दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, उसको रख लिया जाए, यह नहीं करना है। चयनित अध्ययन नहीं करना है। अध्ययन का विस्तार होना चाहिए, एक्सटेंसिव स्टडीज, देन इंटेंसिव स्टडीज। पहले विस्तृत अध्ययन होगा, तब गहन अध्ययन होगा। पहले पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन होगा, उसके बाद उसमें गहनता लाई जाएगी। और वो गहनता लाने के लिए जो बात मैंने कही कि शासन प्रशासन से संबंधित अवयव ढूंढने हैं, पढ़ने का तरीका वो अपनाना है कि किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट, फैक्ट और एप्लीकेशन को फोकस करना है और अपना मूल्यांकन करना है अभ्यास करके, फिर समस्या का समाधान करना है, फिर से मूल्यांकन करना है और इस अप्रोच पर काम करेंगे अगर, उन सभी बातों का जो मैंने कहा उसी का निचोड़ है यह कंसेंट्रिक रिंग मॉडल, जो यह बता रहा है कि विगत वर्षों के प्रश्न से के आधार पर यह तय करना है कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी रही है, उपयोगिता आधारित है, तथ्य आधारित है, संकल्पना आधारित है। जैसे वो पता चलेगा उसके हिसाब से हमें प्रत्येक टॉपिक की संकल्पना, उसके तथ्य, उसकी उपयोगिता की समझ विकसित करके हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि जिस तरह का प्रश्न भी पूछा जाएगा वो हम हल कर सकते हैं। अब मैं कुछ प्रश्नों पर आपके लिए चर्चा कर दे रहा हूं जिससे आपको इसकी समझ और हो जाएगी। पूछा गया प्रश्न है 2017 का कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? Which one of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty? क्या है? यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा और यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। यह पूछा गया हमसे। अंग्रेजी में क्या लिखा है? Which one of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty? If there are more laws, there is less liberty. If there are no laws, there is no liberty. If there is a liberty, laws have to be made by the people. And
इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। यह हमारे सामने प्रश्न है। इसका मतलब ये प्योर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। लॉ किसको कहते हैं, लिबर्टी किसको कहते हैं, कैसे दोनों आपस में संबंधित हैं। इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, संकल्पना पर आधारित प्रश्न है यह। आपके सामने इसकी व्याख्या रखी है मैंने। पहला जो ऑप्शन था हमारा वो क्या है कि यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। विधियों की अधिक संख्या अगर है तो स्वाधीनता को रोका जाएगा। लेकिन किसी चीज को रोकना उसको कम करना नहीं है। हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं तो मेरी सीमा है यहां, मैं इस सीमा से आगे नहीं जा सकता। कम करने का अर्थ हो गया कि मुझे यहीं रोक दिया गया, अब आप आगे नहीं जा सकते। तो अधिक विधियां होने से परिसीमन हो सकता है, अल्पीकरण नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो ऑप्शन है कि यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यह संभव नहीं है। इसलिए यह ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या था कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। ये क्या कर रहा है कि विधि से स्वाधीनता का अभाव है, विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं। स्वाधीनता है क्या? लिबर्टी, प्राकृतिक अधिकार है। जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया उसको स्वतंत्रता के अधिकार मिल गए। कौन सी स्वतंत्रता? जीवन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चलने की स्वतंत्रता, भोजन करने की स्वतंत्रता। ऑल फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी ही एक्वायर्स, जैसे उसका जन्म होता है वैसे। तो स्वाधीनता प्राकृतिक अधिकार है जो विधि द्वारा नियमित भले होती है, प्रदान नहीं की जाती। विधि द्वारा प्रदान करती है प्रकृति, नियमित करती है विधि। तो अगर विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगी, यह संभव नहीं है। चूंकि स्वाधीनता प्रकृति से हमें प्राप्त हो चुकी है, वह स्वाधीनता नकारात्मक नहीं हो यह तय करना है हमें, जिसके लिए विधि आवश्यक है। तो यह जो दूसरा ऑप्शन है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यह भी गलत है। तीसरा क्या, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यह ऑप्शन क्या कर रहा है कि विधि निर्माण एवं स्वाधीनता का संबंध है, कि स्वाधीनता बुनियादी मानव अधिकार है, अभी हमने कहा, और विधि द्वारा नियमित है। इस कारण उसकी सकारात्मकता आ जाती है, पॉजिटिव लिबर्टी बन जाती है। हम अनियंत्रित, स्वच्छंद नहीं होते, अनियंत्रित नहीं होते। और इसके कारण जब हम पॉजिटिव लिबर्टी में आ जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं अपनी स्वतंत्रता में, तो निर्णयन में स्वाधीनता होती है। हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं स्वतंत्र रूप से। तो भारत जैसे राष्ट्र में, लोकतांत्रिक राष्ट्र में, जब जनता सकारात्मक स्वाधीनता के साथ निर्णय कर सकती हो तो वही विधि बनाएगी, यह तय है। बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र है। इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यह ऑप्शन सही है। और चौथा क्या है कि यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। ये क्या कर रहा है कि विधि परिवर्तन की बारंबारता से क्या होगा, विधि में अनुकूलन की क्षमता बढ़ती है। जैसे जैसे विधि बनती जाएगी, जैसे जैसे उसमें संशोधन होगा, वैसे वैसे उसमें क्या होगा, अनुकूलन की क्षमता विकसित होगी। और स्वाधीनता पर जोखिम का कोई संबंध उससे नहीं है, क्योंकि संशोधन हमारी स्वाधीनता को छीनने के लिए नहीं किया जा रहा है। संशोधन किस लिए किया जा रहा है, उसमें अनुकूलन की क्षमता के लिए। इसलिए ऐसा कोई खतरा उसमें नहीं प्रतीत होता। इस कारण यह जो प्रश्न है, इसका उत्तर लिखा है, सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है, देन दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। कि यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, ये आईएएस 2013 का प्रश्न है
कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। अंग्रेजी वाक्य है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसकी व्याख्या करें हम लोग। यहां एक प्रश्न का स्वरूप या प्रकृति कैसी है? संकल्पना है और समझ आधारित है। हमारी समझ मूल अधिकारों पर, निदेशक तत्वों पर कैसी है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? नागरिक और राजनीतिक अधिकार है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इसलिए भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कराने में ये सहायक हैं, न कि शासन के लिए मूलभूत। अगर हमसे मूल अधिकार से कोई प्रश्न आएगा कि मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, नया प्रश्न इमेजिन करें कि मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, तो नागरिक और राजनीतिक अधिकार की प्रकृति है जिनका उद्देश्य है भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कराना। यह नया प्रश्न भी इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए यह शासन के लिए मूलभूत नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन है यह गलत है। दूसरा है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं और आयामों पर आधारित है। ये सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, माइथोलॉजिकल, ट्रेडिशनल, इस तरह की चीजों पर हमारे मूल कर्तव्य निर्भर करते हैं। और समाजवादी संविधानों की विशेषता के रूप में शामिल है। यह इनका पर्पस, इनका उद्देश्य ही दूसरा है। इनका उद्देश्य यह है कि वो समाजवाद की बुनियाद को मजबूत करते हैं, न कि शासन की बुनियाद को। क्यों? क्योंकि समाजवाद में हमारा कर्तव्य होता है राज्य के प्रति निष्ठावान होना, और यह लिखा होना चाहिए संविधान में। इसलिए जब हमने समाजवादी शब्द जोड़ा था 42वें संशोधन से 1976 में उद्देशिका में, तभी हमने भाग 4 क जोड़कर मूल कर्तव्यों की सूची बनाकर रखा था उसमें। तो यह समाजवादी संविधानों की एक प्रमुख विशेषता है मूल कर्तव्य का होना, जो उस राष्ट्र की परंपरा, धर्म, समाज, संस्कृति आदि से नियमित और प्रेरित होता है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि भारत के संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों की प्रेरणा या मूल कर्तव्यों का आधार क्या है? तो आधार है भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये उसके आयाम, और उनसे लाभ क्या होता है कि वो समाजवादी संविधानों की एक विशेषता के रूप में शामिल है। इसलिए यह जो ऑप्शन है यह भी गलत है। तीसरा जो खंड है, निदेशक तत्व, सिद्धांतों के रूप में तथा नैतिकता पर आधारित होने के कारण राज्य के नैतिक कर्तव्य हैं। ये भाग 4 में विधि निर्माण के मूल तत्व के रूप में इन सिद्धांतों के प्रयोग का राज्य का उत्तरदायित्व है। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 37 में। लिखा है कि इस अनुच्छेद में लिखे हुए तत्व किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह स्पष्ट भाषा लिखी है अनुच्छेद 37 में। और अगर भाषा याद नहीं भी है, मुझे अनुच्छेद 37 याद नहीं भी है, तो संकल्पना हमारी क्या कह रही है, हमारी समझ क्या कह रही है? क्योंकि प्रश्न की प्रकृति समझ आधारित भी है। तो जो तरीका मैंने बताया कि संकल्पना, तथ्य और उपयोगिता, अगर हम उसकी उपयोगिता समझें, निदेशक तत्व क्या है, तो संकल्पना यह है नैतिक कर्तव्य है, इस कारण वो अपरिवर्तनीय है। तथ्य मान लिया मुझे याद नहीं है 37 में, लेकिन उपयोगिता याद है कि ये जो तत्व हैं यही विधि निर्माण कराते हैं और राज्य को दिशा निर्देश देते हैं ताकि राज्य कार्य करे। तो शासन व्यवस्था के मूलभूत अवयव के रूप में इन्हीं को रखा जाना चाहिए। अगर 37 याद है इज वेल एंड गुड, नहीं याद है तो भी हम उपयोगिता के आधार पर
इसकी बात कर सकते हैं। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ये तो फिर बात वही आ गई जो हमने ऊपर देख रखा है। तीसरा जो प्रश्न है हमारे सामने वो क्या है कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रश्न की भाषा पर गौर करना है। सारभूत, सब्सटैंशियली। यह भी कारण है कि मैंने आपको अभी स्रोत में बताया कि एक बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए ताकि संवैधानिक शब्द कई बार हिंदी में अगर क्लिष्ट लगते हैं तो अंग्रेजी शब्द अगर देख लेंगे तो उसको समझना आसान होगा। पूछा जा रहा है कि व्हाट विल फॉलो इफ ए मनी बिल इज सब्सटैंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर दे तब क्या होगा। 2013 का प्रश्न है यह कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। दूसरा है लोकसभा विधेयक पर आगे विचार नहीं कर सकती। तीसरा है लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। और चौथा है राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। इसकी व्याख्या देखें कि धन विधेयक है कहां। अनुच्छेद 110 में एक संकल्पना है जो मैंने यहां लिखी है। जब आप तैयारी करेंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे और पढ़ने लगेंगे तो आप उस संकल्पना तक पहुंचेंगे। संकल्पना है कि भारत एक कार्यात्मक परिसंघ है, फंक्शनल फेडरेशन। फंक्शनल फेडरेशन का अर्थ होता है कि जिसमें वित्त की शक्तियां संघ में निहित है। फाइनेंशियल पावर्स आर वेस्टेड इन द यूनियन। कैसे सिद्ध करेंगे कि अनुच्छेद 109 खंड 1 में यह लिखा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किए जाएंगे। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। इसका मतलब कि धन और वित्त की शक्ति राज्यसभा को नहीं है जो राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। तो धन की शक्तियां, जिस परिसंघ में धन की शक्तियां, वित्त की शक्तियां मूल रूप से संघ में होती हैं, उन परिसंघों को कार्यात्मक परिसंघ कहते हैं। यहां लिखा है संघ का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। राज्यसभा की शक्ति अनुशंसा तक सीमित है। चूंकि राज्य के पास वह शक्ति है नहीं पर्याप्त, इसलिए वह केवल अनुशंसा कर सकती है। वो भी कब? 14 दिनों की अधिकतम अवधि में। बहुतों ने, आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा इसको कि धन विधेयक पर राज्यसभा 14 दिनों की अधिकतम अवधि में अनुशंसा कर सकती है, जिसको मानना नहीं मानना लोकसभा का विवेकाधिकार है। तो विधेयक पर आगे कार्यवाही करने की पूर्ण शक्ति लोकसभा पर है और संघ की ओर झुकाव होने के कारण संयुक्त बैठक का प्रतिषेध है। चूंकि भारत का जो परिसंघ है उसमें एक तरफ संघ एक तरफ परिसंघ है, लेकिन एकात्मक होने के कारण इसका झुकाव संघ की तरफ है। इसलिए यदि भारत संघ है और धन की शक्ति संघ को दी गई है तो गतिरोध होने पर भी कोई संयुक्त बैठक उसमें नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसमें जो पहला ऑप्शन है कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है, यह ऑप्शन सही है हमारा। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। भाषा फिर से आपको गौर करनी है, भाषा पर विचार करना है ताकि भाषा आपको समझ में आती रहे। कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। Out of the following statements, choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. दूसरी भाषा क्या है कि कैबिनेट मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल की जो सरकार है वह किस सिद्धांत पर आधारित होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है।
ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था, जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। क्या करना है कि सरकार जो कैबिनेट सरकार होती है, मंत्रिमंडलीय जो सरकार होती है, यह कराए कि उसका उत्तरदायित्व बहुत अधिक है और वो बहुत जटिल है और सबको संतुष्ट करना उस सरकार के लिए संभव नहीं है। इसलिए ऐसी सरकार की आलोचना कम होनी चाहिए, यह कहा जा रहा है इसमें। दूसरा है, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन उसकी समस्या बढ़ रही है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारी है, उसमें सरकार, कैबिनेट सरकार को सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए जनता के प्रति। और चौथा है कि एक उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। क्या मतलब हुआ? A device for strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people is in a state of decline. उसका ग्रिप कम होता जा रहा है। अब क्या है कि संसदीय लोकतंत्र क्या है? मंत्रिमंडलीय शासन की उत्पत्ति का स्रोत है। जहां जहां संसदीय लोकतंत्र होगा वहां वहां मंत्रिमंडलीय शासन होगा, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है वह। क्यों? क्योंकि संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र होने के कारण जनता ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है वहां, तो उनके प्रतिनिधि किसके प्रति जवाबदेह होंगे? जनता के प्रति। तो जितने लोगों की सरकार बनी है वो सरकार सामूहिक रूप से हमारे प्रति उत्तरदायी होगी। हमारे मतलब जो उस राष्ट्र की संसद का लोकप्रिय सदन है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित या सबसे कारगर जो सदन है, जैसे भारत में लोकसभा है। यह जो उत्तरदायित्व है उसके दो लाभ हैं, दो बातें आती हैं। जनता के प्रति जवाबदेही को अभिव्यक्त करता है वह, और लोकप्रिय संप्रभुता का संरक्षण करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो प्रकृति है प्रश्न की, वह विश्लेषण आधारित है। हमें यह समझ में आना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र क्या होता है, हमें यह समझ में आना चाहिए कि मंत्रिमंडलीय सरकार क्या होती है, काम क्या करती है, वह किस सिद्धांत पर आधारित है, उस सिद्धांत पर आधारित होने से लाभ क्या है, इन बातों की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। तब हम उस उत्तर को ढूंढेंगे। अब एक करा है कि कामकाज में वृद्धि हो गई है, तो कामकाज में वृद्धि होने से जटिलता बढ़ती है, उसका संसदीय शासन तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। वो दूसरा कॉन्सेप्ट है वह। इसके अलावा सरकार की आलोचना अगर करते हैं तो मतों की भिन्नता और सहमति निर्माण की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है यह कि सरकार की अगर आलोचना कम कर देंगे तो लोकतांत्रिक मूल्य घट जाएंगे। जितना मतों की भिन्नता होगी, सहमति निर्माण की संभावनाएं उतनी बढ़ती हैं। तो सरकार की आलोचना कम करना मंत्रिमंडलीय सरकार के विरोध में जा सकता है और शासनाध्यक्ष की शक्तियां बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में जनता संप्रभु है और जनता ही अंतिम रूप से निर्णय लेगी। तो एक शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का कोई तर्क नहीं है। इसके बाद का प्रश्न देखें, IAS 2009 का प्रश्न है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि सभी कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। और दूसरा है कि संघ का कैबिनेट सचिवालय संसदीय मामलों के मंत्रालय के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। इसमें हमें बताना है कि केवल एक सही है या केवल दो सही है या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई सही नहीं है। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद का ही भाग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कही गई है कहां? अनुच्छेद 74(1) में।
कि भारत के लिए एक मंत्री परिषद होगी, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी और उसका कार्य होगा राष्ट्रपति को परामर्श देना। कैबिनेट शब्द का उल्लेख 1978 तक संविधान में नहीं था। 44वें संशोधन 1978 से हमने कैबिनेट शब्द का प्रयोग, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हमने किया, अनुच्छेद 352 में जोड़ा कि जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करनी हो तो मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श अनिवार्य होगा, यह हमने लिखा। तो मंत्रिमंडल वस्तुतः मंत्रिपरिषद की निर्णय लेने वाली इकाई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जो प्रमुख मंत्रालयों के अध्यक्ष होते हैं या जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं। अब मंत्रिपरिषद का गठन संसद सदस्यों द्वारा होना चाहिए, न कि केवल लोकसभा से। उसे संसद का सदस्य होना चाहिए, न कि लोकसभा का। इसलिए केवल लोकसभा का सदस्य होगा कैबिनेट मंत्री, यह वाक्य गलत है। तो पहला स्टेटमेंट जो था हमारा वह गलत है। और दूसरा है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण लोकसभा के सदस्य का ही कैबिनेट मंत्री बनना अनिवार्य नहीं है। और दूसरा क्या है कि कैबिनेट जो सचिवालय है वो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। क्यों? कि कैबिनेट मंत्री परिषद की अवयव है और मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, तो कैबिनेट का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हुआ और उसी का जो प्रशासनिक कार्य करेगा तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री के सीधे अधीन होगा। उसके लिए संसदीय मामलों के मंत्रालय या किसी भी मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में क्या होगा? यह स्टेटमेंट भी गलत है, यह स्टेटमेंट भी गलत है। हमारा उत्तर क्या हो गया? न तो एक और न ही दो। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो, when the annual union budget is not passed by the लोकसभा, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? कि बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है और प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। बजट क्या है? यहां प्रश्न की प्रकृति में लिखा है संविधान में वित्तीय प्रशासन से संबंधित है और प्रक्रिया से संबंधित है। गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है यह। तो बजट क्या है? राजकोषीय नीति की अभिव्यक्ति है, फिस्कल पॉलिसी की। सरकार जो राजकोषीय नीति बनाती है वार्षिक, उसकी अभिव्यक्ति है बजट, वार्षिक बजट। अगर यह पारित नहीं होती तो सदन में सरकार अल्पमत में आ गई है ऐसा सिद्ध होता है। चूंकि जिस राजकोष से धन खर्च कर रही है सरकार, वह लोकसभा से ही पारित नहीं हुआ, जहां उसका बहुमत है और जहां जिस बहुमत के बल पर उसने सरकार बनाई है, अगर वही लोकसभा उस सरकार के इस नीति को खारिज कर दे, इसका मतलब है कि सरकार के प्रति जनता का विश्वास समाप्त हो गया है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा संचित निधि से धन निकासी का साधन है बजट। वित्तीय शक्तियां लोकसभा में निहित होने के कारण राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं, इसलिए राज्यसभा में भेजें नहीं भेजें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भेजने की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर हमारे लिए क्या है? यह देखा, दोबारा पेश किया जाता है, इसकी जरूरत नहीं है। राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं, इसलिए इसको भेजा नहीं जाएगा। वित्त मंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है कैबिनेट के लिए? प्रधानमंत्री, सरकार के लिए। तो वित्त मंत्री से त्यागपत्र लेने के लिए कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है, क्योंकि अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है अगर बजट पारित नहीं होता तो।
इसके बाद एक प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। आपको कथनों पर विचार करना है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। जो मनोनीत सदस्य हैं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 और राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों से 12 अधिकतम। ये जो 14 सदस्य हैं संसद के मनोनीत, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। यह सही है या गलत, यह बताना है हमें। और पहला जो है स्टेटमेंट कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, यह सही है या गलत, यह बताना है हमें। व्याख्या देखिए क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दोनों मिल गए अप्रत्यक्ष निर्वाचन है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन है तो यह भारत के गणराज्य होने की पुष्टि करता है। अगर भारत गणराज्य है इसका मतलब है, और राष्ट्रपति निर्वाचित है, इसका मतलब है कि भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। ये बता रहा है कॉन्सेप्ट। जो भी चीज़ लिखी है ये भविष्य के प्रश्न का रूप ले सकती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संविधान का कौन सा सिद्धांत शामिल है? गणराज्यवाद। निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। निर्वाचन से क्या यह सिद्ध होता है कि भारत की संप्रभुता जनता में निहित है? आंसर इज यस। ऐसे भविष्य के प्रश्न इस संकल्पना से पूछे जा सकते हैं। मनोनीत सदस्यों को अधिकार नहीं है, चूंकि निर्वाचित राष्ट्रपति है इसलिए केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। अगर मनोनीत सदस्यों का अधिकार होता तो गणराज्यवाद के मूल तत्व का उल्लंघन होता। इसलिए मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए क्या है? निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य देते हैं, मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति जो क्या है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो तब इसके लिए निर्धारित कौन करेगा? जनता या जनता के प्रतिनिधि? जनता ने तो राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया। अब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा फिर से। जब तक निर्वाचन नहीं होता तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना रहेगा। यह निर्धारित कौन करेगा? संसद, न कि भारत की जनता। जब संसद निर्धारित करेगी तो संसद के जितने सदस्य हैं उन सबों का समान अधिकार है। इसलिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी मतदान के अधिकारी होते हैं। चूंकि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति है और संसद यह तय करती है कि अमुक व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तो संसद के सारे सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं उसमें। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता कर रही है तो भले वो अप्रत्यक्ष हो, जनता कर रही है तो मनोनीत सदस्यों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे गणराज्यवाद के सिद्धांत के उल्लंघन की आशंका बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सदन का सदस्य नहीं है, चूंकि पदेन है, एक्स ऑफिशियो है, बाहर से आया है। लेकिन उपसभापति उसी का सदस्य है, राज्यसभा का ही। तो जो हमारा प्रश्न था कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, यह गलत स्टेटमेंट है, चूंकि उपसभापति होता है उस सदन का सदस्य। और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता,
उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा अधिकार होता है। यह वाक्य सही है, इसलिए हमारा उत्तर है केवल 2। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश यह कर रहा हूं कि शासन और प्रशासन से संबंधित जितनी बातें हमने रणनीति के दौरान की हैं, उनके प्रश्नों को हम आसानी से देख सकते हैं। पहला है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालयों और विभागों की समझ का होना अनिवार्य है प्रशासक के लिए। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। दैट्स फाइन। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ क्या है, अंग्रेजी में पढ़िए। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू is responsible for preparation of union budget that is presented to the parliament. No amount can be withdrawn from the consolidated fund of India without the authorization from the Parliament of India. और तीसरा है, यहां एक शब्द आया है संवितरण। All the disbursements made from public account also need authorization from the Parliament of India. संवितरण कहते हैं उससे प्रदान करना, वितरण कर देना, डिसबर्स कर दिया, वहां से दे दिया दूसरे को। तो राजस्व विभाग ऐसा करता है, यह देखना है हमें। यह तथ्य है, इसमें तथ्य भी है, संकल्पना भी है, और प्रशासनिक विभागों से संबंधित है और वित्तीय प्रशासन से संबंधित है। राजस्व विभाग के बदले आर्थिक मामलों का विभाग इसके लिए उत्तरदायी है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नॉट द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो यह तथ्य है उसका, जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है पढ़ाई के दौरान। दूसरा है कि इसमें लिखा है कुल 5 विभाग हैं। व्यय विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, राजस्व विभाग, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। क्या मतलब हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये 5 विभाग हैं वित्त मंत्रालय के। तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग से उसका निर्माण होता है। दूसरा है कि 266(1) अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख है, जिसमें लोक वित्त का संग्रहण होता है, पब्लिक फाइनेंस का, जनता के धन का संग्रहण होता है, इसलिए संसद का नियंत्रण है उस पर। और जब तक संसद का प्राधिकरण नहीं होगा, जब तक संसद उसको अधिकृत नहीं करेगी, तब तक वहां से धन निकाला नहीं जा सकता। तो दूसरा जो स्टेटमेंट था वो सही स्टेटमेंट है। लोक लेखा है अनुच्छेद 266(2) में, जिसमें प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि, रेमिटेंस, बाहर से जो विदेशी राशि भेजते हैं भारत में, वो संग्रहण करती है सरकार। जो धन लोगों का है, सरकार का नहीं है, सरकार उसकी ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, इसलिए प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो हमारा उत्तर होगा, इसमें क्या होगा? यह गलत है, यह सही है, यह गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन है सी, केवल 2। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वितरण न्याय के सिद्धांत की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 38, 39 एवं 46 को एक साथ पढ़कर की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन की संकल्पना अनुच्छेद 16 से विकसित है और अनुच्छेद 39(a) का संबंध अनुच्छेद 21 से है। यह बताना है कि इनमें से कौन सही है। इसकी व्याख्या देखें। प्रश्न की प्रकृति है, संकल्पना भी है, तथ्य भी है और न्यायिक निर्णय भी है। तीनों बातें हैं इसमें। वितरण न्याय के सिद्धांत की व्याख्या न्यायालय ने की होगी, तभी एक साथ पढ़कर की गई है। तो ये न्यायालय के अनुसार समानता और न्याय है अनुच्छेद 38 में, समाजवाद है अनुच्छेद 39 में और कल्याण है अनुच्छेद 46 में। तीनों जोड़ दें, समतावाद, समाजवाद और कल्याणवाद, तो बन जाता है वितरण न्याय।
तो पहला जो स्टेटमेंट हमारा था वो क्या है कि वितरण न्याय के सिद्धांत की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 38, 39 और 46 को एक साथ पढ़कर की गई है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। समान कार्य के लिए समान वेतन की जो संकल्पना है, यह भी एक मामला है गृह कल्याण केंद्र श्रमिक संघ बनाम भारत संघ। उसमें यह कहा गया कि यह जो संकल्पना विकसित होती है, हालांकि इसका उल्लेख 39D में है, लेकिन इसके बावजूद इसको जब तक अधिकारों से जोड़ा नहीं जाएगा तब तक इसकी प्रभाविता नहीं बढ़ती। इसलिए इसका विकास अनुच्छेद 14, 16 और 39D तीनों को साथ पढ़कर इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो अकेला यह केवल अनुच्छेद 16 से विकसित नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है। और अनुच्छेद 39A का संबंध अनुच्छेद 21 से है। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता है जो समान रूप से सबको न्याय देता है और न्याय जीवन के अधिकार का एक अवयव है। इसलिए जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वह सही है स्टेटमेंट, यह गलत है। हमारे पास उत्तर हो गया 1 और 3। अब इसमें अगर हम यह देखें तो भविष्य ये न्यासी के रूप में प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। यहां देख रहे हैं हम, एक प्रश्न हमारे सामने आया, निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय, जीवन के अधिकार का संरक्षण। न्यायिक निर्णय, संकल्पना और तथ्य तीनों मिल जाते हैं। तो 39A किस संशोधन से जोड़ा गया, भविष्य का प्रश्न हो सकता है, जैसे 42वां संशोधन है, ऐसा हो सकता है। इस तरीके से कुछ प्रश्न हमें भविष्य में भी मिल सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है हमारे सामने कि महान्यायवादी संसदीय कार्यवाहियों में भाग ले सकता है लेकिन सदन में मतदान नहीं कर सकता। दूसरा है, हालांकि वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान में है लेकिन फिर भी यह संवैधानिक अधिकार नहीं है। और तीसरा है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं। फिर यह बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। महान्यायवादी कौन है, अनुच्छेद 76 इसका तथ्यात्मक पक्ष है। प्रकृति है फिर संकल्पना, तथ्य और समझ, तीनों कॉन्सेप्ट उसके समझने, विश्लेषण करना है उसका कि महान्यायवादी कार्यपालिका की एक एजेंसी है या उसका एक प्राधिकारी है जिसके कारण उसे मतदान नहीं करने का प्रावधान है। कि सदन में मतदान कौन करेगा, विधायिका का सदस्य। चूंकि महान्यायवादी कार्यपालिका का एक प्राधिकारी है, इसलिए कार्यपालिका के प्राधिकारी होने के कारण वह सदन में मतदान नहीं कर सकता, ऐसा उल्लेख है अनुच्छेद 88 में। यह कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है। और दूसरा है कि सर्वोच्च विधि अधिकारी होने के कारण जो विधि निर्माण की संस्था है वह जब कोई चर्चा कर रही है तो उसमें उसको शामिल होना ही चाहिए, ताकि वह यह देख सके कि विधि निर्माण के लिए जो उसने परामर्श दिया था उसके अनुरूप वो कार्य हो रहा है या नहीं। तो कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वो कार्यपालिका का एक प्राधिकारी है और सदन में विधायिका के सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। इसलिए यह जो स्टेटमेंट है हमारा कि कार्यवाहियों में भाग ले सकता है लेकिन सदन में मतदान नहीं कर सकता, यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि वयस्क मताधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 326 में, लेकिन क्या उल्लेख है कि भारत में निर्वाचन किस आधार पर होगा, यह लिखा है अनुच्छेद 326 में। अधिकार नहीं देता, वह यह लिखता है कि भारत में जो निर्वाचन होगा वह वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। और वयस्क मताधिकार किसको मिलेगा, जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अब लेकिन वो अधिकार मिला कहां से हमें, तो वह धारा 62 है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की, अर्थात जो वयस्क मताधिकार का अधिकार है वह विधिक अधिकार है, न कि संवैधानिक।
तो दूसरा जो स्टेटमेंट है कि हालांकि वयस्क मताधिकार का उल्लेख संविधान में है, लेकिन फिर भी यह संवैधानिक अधिकार नहीं है, यह भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा यह कहा जा रहा है कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख है अनुच्छेद 248(1) में, जिसका अर्थ होता है कि जिन विषयों का उल्लेख संविधान की राज्य सूची या संवर्ती सूची में नहीं है, उन पर विधि निर्माण करने की जो शक्ति होती है उसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, रेसिडुअरी पावर्स। तो राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल नहीं होने वाले विषय जो बाद में उभर सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी है, इस तरह के तो नए विषय जो उभरते हैं उन पर जिसको विधि निर्माण करने की शक्ति दी जाती है, उस शक्ति को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, जो अनुच्छेद 248 में संघ को प्राप्त है। और यह दर्शाती हैं कि भारत का जो ढांचा है राजनीतिक, वो एकात्मक परिसंघ का है, इसलिए एकात्मकता का गुण होने के कारण अवशिष्ट शक्तियां संघ को सौंपी गई हैं। तो यह जो तीसरा स्टेटमेंट इसका है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं, यह स्टेटमेंट भी सही है। तुम्हारा उत्तर हो गया 1, 2 और 3। ऐसे कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने के बाद जो शुरुआत में मैंने आपको रणनीति बताई कि रणनीति हमें इस तरीके से अपनानी है, इस तरीके से बनानी है कि हम हर टॉपिक के हर खंड के संकल्पना, उसके तथ्य, उसकी उपयोगिता की समझ विकसित करें, हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, अवलोकन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें उसका, और तब निष्कर्ष पर आए। इस तरह का अप्रोच अपनाकर हम इस विषय की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। शासन और प्रशासन से संबंधित संविधान के प्रावधानों को ढूंढकर विगत वर्षों के प्रश्नों के आधार पर एक तरीका पढ़ने का बना सकते हैं। और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस रणनीति पर अगर आप काम करेंगे तो आप राज व्यवस्था में जो प्रश्न आते हैं, जिनका औसत 12 से 15 है, उन प्रश्नों को हल करने में आपको समस्या नहीं होगी। आने वाले फिर वीडियोज़ में हम कुछ नए टॉपिक्स, नई चीज़ों पर बात करेंगे। धन्यवाद।